मैं इस फैन को चालू करके ये देखने वाला हूँ कि क्या ये बोट आगे बढ़ती है या फिर नहीं, और फिर मैं 4000 मील की यात्रा करके इक्वेटर पर जाऊंगा। मैं इस वक्त नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स के बीच खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है वो इक्वेटर है, और मैं यहाँ ये जांच करने आया हूँ कि टूरिस्ट को दिखाया जाने वाला ये डेमो क्या एक स्कैम है। ये लोग एक बेसिन में पानी डालते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि इक्वेटर के उत्तरी भाग में पानी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है, और फिर कुछ ही फीट दूर इक्वेटर के दक्षिणी ओर पानी उल्टी तरफ घूमते हुए खाली होता है। और शायद आपने ये भी सुना है कि इक्वेटर के ऑपोजिट किनारों पर टॉयलेट्स विपरीत दिशाओं में फ्लश होते हैं, और हम यहाँ सच्चाई का खुलासा करने आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतने में नहीं रुकने वाला, क्योंकि आज हम सिंपल डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए 6 अलग अलग फिजिक्स और इंजीनियरिंग पहेलियों की जांच करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम चाहते हैं कि आपको सही जवाब पता होने के साथ साथ ये भी पता चले कि वो सही जवाब सही क्यों है। तो शुरू करने के लिए, क्योंकि हम हेमिस्फीयर्स की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि कनाडा जैसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली जगह से चांद कुछ ऐसा दिखाई देता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसी सदर्न हेमिस्फीयर वाली जगह से कुछ ऐसा। चांद उल्टा दिखता है। और इस मजेदार फैक्ट को जानने से भी ज्यादा मजेदार है इसके पीछे का कारण जानना। अभी बताता हूँ कि क्यों। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी एक स्फीयर है। तो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ पोल पर खड़े सुपरमैन होते तो आप कुछ ऐसे दिखते, लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर के साउथ पोल पर खड़े थॉर होते तो आप ऐसे दिखते। अब हमें पता है कि मून पृथ्वी का कुछ इस तरीके से चक्कर लगाता है। अब मैं इस पर एक एरो बनाऊंगा ताकि हम इसके ओरिएंटेशन पर नजर रख पाए। तो अब नॉर्थ पोल पर खड़े सुपरमैन के लिए ये एरो ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन साउथ पोल पर खड़े थॉर के लिए ये एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, उसके नजरिए से देखें तो। और मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर ये सब सच है तो इक्वेटर पर खड़े स्पाइडरमैन के लिए ये एरो किस ओर पॉइंट कर रहा होगा? वेल, हमारे इस मॉडल के अनुसार स्पाइडरमैन को मून टेढ़ा दिखना चाहिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इक्वेडोर में इक्वेटर के ठीक ऊपर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मून वाकई में टेढ़ा नजर आता है। अब साथ में से दूसरे फन फैक्ट के लिए, अगर आप कार्डबोर्ड पर इस तरह से 2 पिन्स लगा दें और फिर उन्हें एक रस्सी से जोड़ें तो इसे ट्रेस करने पर आपको मेरा मनपसंद ज्योमेट्रिक शेप मिलेगा, एक एलिप्स। लेकिन मैं इन पिन होल्स की एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। इन्हें कहते हैं फोकस पॉइंट्स, और इन दोनों फोकस पॉइंट्स में से निकली कोई भी सीधी लाइन एलिप्स से टकराकर हमेशा दूसरे वाले फोकस पॉइंट पर ही जाकर रुकेगी। और ये रहा सबूत, क्योंकि मैंने एक फोकस पॉइंट पर लेजर पॉइंटर लगाया है और दूसरे पर वैक्स बॉल, और इस एलिप्स के अंदर की दीवार कांच की है। और आप देख सकते हैं कि मैं चाहे जहां भी लेजर घुमाऊं वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर सीधे वैक्स पर ही जा गिरेगा। और अब मैं बताता हूं इससे भी ज्यादा कूल बात। अगर आप एलिप्स के आकार का एक बड़ा कमरा बनाएं और फिर उसके फोकस पॉइंट पर खड़े रहें, तो दूसरे फोकस पॉइंट पर खड़े किसी इंसान का खुसफुसाना भी सुन सकते हैं, चाहे वो कई 100 फीट दूर क्यों ना हो, क्योंकि सभी साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर सीधे आपके कानों पर ही पड़ेंगी। इनफैक्ट इस तरह का कमरा वाकई में मौजूद है। इसे बनाया था जॉन क्विंसी एडम्स ने यूएस के कैपिटल बिल्डिंग में, और कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों की चालों का पहले ही पता लगा लेते थे, जो कमरे के दूसरी तरफ उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते। और अब क्योंकि आप इसके पीछे का विज्ञान जानते हैं, आप समझ सकते हैं कि जॉन क्विंसी एडम्स ने अपना डेस्क बाईं तरफ वाले फोकस पॉइंट पर क्यों रखा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। हम सब जानते हैं कि जब हम कार का एक्सेलरेटर जोर से दबाते हैं तो उसके अंदर का सामान पीछे की ओर सरक जाता है, और जब ब्रेक लगाते हैं तो सारा सामान आगे आता है, जिसमें आप भी शामिल हो। इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी बर्थडे पार्टी में जाते समय जब मैं ब्रेक लगाता हूँ तो केक तो आगे आ जाता है, लेकिन बलून्स पीछे की ओर खिसक जाते हैं? चलो, केक तो आगे इसीलिए आया क्योंकि उसके ऊपर न्यूटन का पहला नियम लागू होता है, जो ये कहता है कि सभी चीजें आलसी होती हैं और वो अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेंगी जब तक कोई बल उन्हें मजबूर ना करे। और न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि जितना ज्यादा आपका वजन होगा, आपको अपनी जगह से हिलाने के लिए उतनी ही ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। लेकिन एक चीज है जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, हमारे आसपास की हवा भी एक तरल है, और उसमें भी मास है, उसमें भी कुछ वजन है। इसीलिए तो एयर प्रेशर का अस्तित्व है। हमारे ऊपर बहुत से एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिनका अपना थोड़ा सा वजन है। मान लीजिए कि हम हवा के ढेर के नीचे दबे हैं। इसीलिए जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो आपका चिप्स का पैकेट फूल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हवा के ढेर के ऊपर चला गया है, और अब इसके ऊपर कम हवा है जो इस पर चारों तरफ से दबाव डालेगी। आपको सबूत चाहिए? तो ये रहा एक आसान सा एक्सपेरिमेंट, आपको ये दिखाने के लिए कि हवा का भी वजन होता है। जब मैं इस गुब्बारे को इस साइन पर फेंकता हूँ तो ये हिलता जरूर है, लेकिन गिरता नहीं। अब मैं उसी गुब्बारे को लेकर उसमें थोड़ी और हवा भरूंगा, बस। बाकी सब कुछ ठीक पहले की तरह ही है, लेकिन अब ये उस साइन को गिरा पाता है।
तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ थोड़ी हवा डालकर इसका वजन बढ़ा दिया, क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार ही जो चीज जितनी ज्यादा वजनदार होगी उससे दूसरी चीजों को गिराना उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो कार में जब आप ब्रेक्स दबाते हैं तो सिर्फ उसमें रखा भारी सामान ही आगे आना नहीं चाहता, बल्कि वो हवा भी आगे आना चाहती है, क्योंकि उसमें भी वजन है। तो मेरे ब्रेक्स दबाने पर कार की सारी हवा भी आगे आती है, और चूंकि वो हवा गुब्बारे की हीलियम गैस से ज्यादा डेंस है, हल्का गुब्बारा पीछे की ओर धकेला जाता है। और हम यही अपेक्षा करेंगे, है ना? हम कहते हैं कि हीलियम बलून हवा में तैरता है, या फिर ये पिंग पोंग बॉल पानी में तैरती है। लेकिन असल में हो ये रहा है कि भारी और ज्यादा डेंस चीज, जो इस केस में पानी है, जबरदस्ती लाइन में आगे बढ़ता है, इस बेचारे पिंग पोंग बॉल को रास्ते में पीछे हटाते हुए। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जब मैं इस जार को इस तरह रखता हूँ तो वही होता है जो कार में हुआ था। जब मैं इसे धक्का देता हूँ तब पानी पीछे आता है, जिससे पिंग पोंग बॉल आगे चली जाती है, और जब ये रुकता है पानी आगे जाकर पिंग पोंग बॉल को पीछे धक्का देता है। और अब नंबर 4 के लिए हम वापस इस बोर्ड पर आते हैं, ये जानने के लिए कि अगर ये सेल बोर्ड हवा से चलते हैं तो फिर वो इस तरह का एक बड़ा फैन लगाकर इसे आगे धकेलने की कोशिश क्यों नहीं करते, कुछ इस तरीके से जिस तरह ये आदमी एक लीफ ब्लोअर और छाते का इस्तेमाल करके अपने स्केट बोर्ड पर घूम रहा है। चलिए इसे समझने के लिए एक फैन से जुड़े ट्रेन कार के सिंपल डेमो की मदद लें। जब मैं फैन चालू करता हूँ ये दाईं तरफ हवा फेंकता है, तो ट्रेन किस तरफ जाएगी? वेल, ये बेशक बाईं ओर ही जाएगी, क्योंकि फैन हवा को पीछे धकेलता है, जिससे ट्रेन पर एक विपरीत बल पड़ता है जो फैन के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। जिस तरह एक विमान का प्रोपेलर हवा को पीछे धक्का देता है ताकि विमान आगे बढ़ सके। ये मेरे स्केट बोर्ड पर खड़े होने से अलग नहीं है। जब मैं तरबूजों को बाईं ओर धक्का देता हूँ तो वे मुझे पीछे धकेलते हैं और मैं दाहिनी तरफ लुढ़क जाता हूँ। नहीं, फिर से। तो अब चलिए यहाँ एक ईंट रख देते हैं ताकि ये कार हिल ना पाए, और फिर एक दूसरी कार जिस पर सेल होगी। अब जब मैं फैन ऑन करूंगा तो ये किस तरफ जाएगा? बेशक दाहिने तरफ, क्योंकि तेज बहती हुई हवा सेल से टकराती है, जैसे इसे ढेर सारे छोटे छोटे तरबूज धक्का दे रहे हों। तो अब अगर हम ईंट हटा दें और ये कार बाईं तरफ जाना चाहती है और ये दाहिने तरफ, तो क्या होगा अगर हम इन दोनों को जोड़ लें? कुछ नहीं, क्योंकि इन दोनों पर बराबर का बल लग रहा है, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में जाना चाहते हैं, वो भी एक ही बल के इस्तेमाल से। एक फैन बोर्ड को आगे बढ़ा सकता है, आपको बस सेल को हटाना होगा और फैन का मुंह दूसरी तरफ करना होगा। लेकिन अगर आप इतना कर ही रहे हैं तो आप उसी फैन को लेकर पानी में डाल सकते हैं, जहाँ पानी जैसे भारी तरल को धक्का देना हवा के मुकाबले ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल सही समझे, बोट प्रोपेलर्स भी यही करते हैं। और जब मैंने इसे असल जिंदगी में टेस्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो अगर खुद ही नैया पार लगाना सच में नामुमकिन है, तो उस आदमी का क्या जो अपने लीफ ब्लोअर और छाते की मदद से स्केट बोर्ड पर सवार था? वेल, मैंने उसकी तरकीब आजमा के देखी और कहना पड़ेगा ये काम तो करता है। लेकिन इसका लेना देना उसके छाते या फिर उस लीफ ब्लोअर से नहीं, बल्कि उसके इस खास इलेक्ट्रिक स्केट बोर्ड से है, जिसके नीचे एक बैटरी लगाई गई है। और आप उसी के वीडियो में यहाँ देख सकते हैं कि वो भी इसी स्केट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसके पहले कि हम आखिरी 3 पर पहुंचे, जिसमें ये टूरिस्ट कैम्प वाला डेमो भी मौजूद है, अगर आप मेरे जैसे हैं और आपको भी वो आहा वाला पल पसंद है जहाँ आप कुछ सीखते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। जरा सोचने दो, क्रंच लैब्स। मुझे खुशी है तुमने कह दिया, सही समझे, क्योंकि उन्हीं पलों को बांटने के लिए मैंने बनाया क्रंच लैब्स, जिसमें आपको हर महीने एक बहुत ही कमाल का टॉय मिलेगा और साथ ही एक वीडियो जिसमें मैं आपको उसके काम करने के पीछे का विज्ञान समझाऊंगा। मार्क अपने मुंह से नहीं कहेगा, लेकिन ये नासा और एप्पल में काम कर चुका है। आपने ऐसा महान इंजीनियर पहले कभी नहीं देखा होगा, और इसने खुद ये बॉक्सेस डिजाइन किए हैं ताकि आपको वो सब कुछ सिखा पाए जो ये जानता है। हमने एक वाटर गन बनाया था और इसमें एक नोजल है जिसे घुमाने पर वो उल्टा गन चलाने वाले पर ही पानी फेंकता है। मतलब कमाल है। तुम भी मेरे बॉक्सेस के प्रैंक में कई बार फंसे जानता हूँ, मुझे लगता है ये तो अगर आप मिस्टर बीस्ट को प्रैंक करना चाहते हैं और साथ ही वो आहा पलों के मजे उठाना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए जाइए crunch-labs.com पर। अब 5वें नंबर पर है वो सबसे क्रेजीएस्ट फैक्ट जो मैं जानता हूँ। मान लीजिए मैंने रस्सी को पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द बांधा है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला कि इसे जमीन से करीब 1 फीट ऊपर होना चाहिए था। तो अब सवाल ये है कि ऐसा करने के लिए मुझे और कितनी एक्स्ट्रा रस्सी की जरूरत पड़ेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि 2 गुना या फिर 3 गुना, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ इतनी ही एक्स्ट्रा रस्सी खरीदनी होगी?
एग्जैक्टली 6.28 फीट। जरा सोचिए, इस बारे में पृथ्वी का सर्कमफेरेंस 131 मिलियन फीट है और आपको सिर्फ इतनी ही रस्सी और चाहिए होगी इसे जमीन से 1 फीट ऊपर उठाकर पूरी पृथ्वी को बांधने के लिए। और हैरानी की बात तो ये है कि अगर हम ऐसा एक बास्केटबॉल के साथ करें तो भी हमें उतनी ही एक्स्ट्रा रस्सी लगेगी। और इसके पीछे का मैथ 8th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा जितना ही सरल है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों साइड का रेडियस कैंसिल हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से साइज का सर्कल ले रहे हैं, आपको जवाब हमेशा 2 पाई ही मिलेगा, यानी ठीक 6.28 फीट लंबी रस्सी। लेकिन अगर आपको मैथ नहीं पसंद तो चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप पृथ्वी को एक स्क्वायर समझें तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट किस साइज का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने शुरुआत इस रस्सी से की और फिर उसे 1 मीटर हवा में उठा लिया तो हर कोने में मुझे सिर्फ 2 फीट एक्स्ट्रा रस्सी की जरूरत पड़ेगी, यानी कुल मिलाकर 8 फीट। और अगर आप ये बास्केटबॉल वाला एक्सपेरिमेंट अपने टीवी पर करें तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। 8 एक्स्ट्रा फीट रेक्टेंगल के लिए, जो एक सर्कल के लिए जरूरी एक्स्ट्रा 6.2 फीट के बहुत करीब है। नंबर 6 पर एक किक स्टार्ट प्रोडक्ट है जो कुछ सालों पहले आया था और इसका दावा है कि ये भारी बैग के झटकों को 86% से कम करता है। बैग्स के भविष्य में आपका स्वागत है। आपने कभी ऐसा बैकपैक नहीं देखा होगा जो ऐसे हिलता है और आपको आराम से चलने देता है। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वजन को सस्पेंड करके हावरग्लाइड झटकों को 80 से 90% तक कम कर देता है। मेरा इस पर इंटरेस्ट तब आया जब कमेंट सेक्शन में लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये सच में काम आसान करेगा या नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक स्कैम है? ये स्कैम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप एक साधारण भारी बैग पहनकर चलते हैं तो हर कदम के साथ वो ऊपर नीचे झटके खाता है, क्योंकि हर कदम पर आप उसके भार को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध खींचते हैं। ये इस वजन को किसी सख्त रस्सी के जरिए ऊपर नीचे करने जैसा है। लेकिन अगर बैग इलास्टिकली सस्पेंडेड होता तो उसका इनर्शिया उसके नीचे या ऊपर ज्यादा उछलने से रोकता। तो इसके जरिए आप अब भी ऊपर नीचे कूद सकते हैं मगर बैग नहीं हिलेगा। ये ऐसा होगा मानो सख्त रस्सी को किसी इलास्टिक रस्सी से बदलना। और आप देख सकते हैं कि अब मुझे अपने हाथ को ऊपर नीचे करने में कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि वजन उतना हिल नहीं रहा। लेकिन इस आइडिया का विरोध करने वालों ने कहा कि इस सिस्टम को काम करने के लिए जो पुलिस, कॉर्ड्स और एक्स्ट्रा फ्रेम्स चाहिए उनका वजन 4 एक्स्ट्रा पाउंड्स है। और भले ये बाउंस हो या ना हो, यहाँ बात 4 पाउंड्स एक्स्ट्रा वजन लेकर पहाड़ चढ़ने की है। और उस वीडियो में आइडियल केसेस दिखाए गए हैं। असल जिंदगी में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर सफर इतना आसान नहीं होगा। और मुझे लगा कि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो क्योंकि मैं वैज्ञानिक विधि में विश्वास रखने वाला इंसान हूँ, मैंने अपने लिए इसे मंगाया और फिर कुछ मील हाइकिंग करने निकल पड़ा, जहाँ मैंने इस हाईटेक बैग की तुलना एक साधारण बैग के साथ की, दोनों बैग्स में बराबर वजन रखकर। अब तक तो मुझे ये पसंद नहीं आया, लग रहा है जैसे ये मुझे पीछे खींच रहा है। जॉगिंग करके देखता हूँ। ओह, अब ये हुई ना बात। मुझे लगता है यही सही तरीका है शायद। अगर इसके साथ तालमेल बिठा है तो ये जादू जैसा है, यदि तालमेल नहीं बैठा तो ये नहीं जमेगा। ओह हाँ, एक बार जैसे ही तालमेल टूटा, यही मेरे गिरने का कारण बनेगा। तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि ये एक स्टेबल, प्रेडिक्टेबल रास्ते पर काम आ सकता है। लेकिन इसके आउट ऑफ सिंक इश्यूज की वजह से इसके 4 पाउंड के एक्स्ट्रा वजन को उठाना मुझे कोई मतलब का नहीं लगता। अब हमारे आखिरी साइंस चैलेंज के लिए हम यहाँ इक्वाडोर के इक्वेटर के यहाँ वापस आए हैं, ये देखने के लिए कि ये मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या असल में एक स्कैम है। क्या पानी सच में विपरीत दिशाओं में ड्रेन होता है जब आप इक्वेटर के कुछ फीट ऊपर या नीचे जाते हैं तो? और क्या टॉयलेट्स भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में विपरीत दिशाओं में फ्लश होते हैं? टॉयलेट्स के मामले में आइए मैं पहले इस मिथक को झूठा साबित कर दूं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो टॉयलेट का पानी किस दिशा में घूमेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि कमोड की बनावट कैसी है, क्योंकि कमोड के नोजल्स थोड़े टेढ़े बनाए जाते हैं। लेकिन उन सिंक्स का क्या जिनमें बस एक ड्रेन है, जैसे कि इस डेमो में जहाँ कोई नोजल नहीं? मानिए या ना मानिए, इसके पीछे थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि ये एक असली सिद्धांत पर आधारित है जिसका नाम है द कोरियोलिस इफेक्ट। और यही कारण है जिसकी वजह से हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज घूमने वाले तूफान दिखाई देते हैं, जिन्हें हम हरिकेन्स कहते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमने वाले चक्रवात, जिन्हें साइक्लोन्स कहा जाता है। और इसके पीछे का कारण समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा सिंक है जो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है। अब इस केस में सिंक में इक्वेटर के यहाँ जो पानी की बूंद है वो पृथ्वी के घूमने के साथ साथ बहुत तेजी से सफर करती है। वही सिंक के बीच जो पानी बूंद होगी वो थोड़ा धीरे यात्रा करेगी। और नॉर्थ पोल के यहाँ वाली बूंद स्थिर है क्योंकि वो पृथ्वी के एक्सिस के ठीक ऊपर है। तो अब जब आप सिंक का प्लग हटाते हैं और पानी बीच में बहना शुरू करता है तो इक्वेटर के यहाँ की बूंद ज्यादा तेजी से बीच की ओर जाती है उस बूंद के मुकाबले जो बीच में या नॉर्थ पोल पर है। तो अब वो बूंद बीच वाले बूंद से आगे है, और क्योंकि नॉर्थ पोल के पास वाला पानी स्थिर था वो बूंदें पीछे रह जाती हैं। तो जब सारी बूंदों पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है, सिंक के अंदर रखा पानी नेचुरली काउंटर क्लॉकवाइज घूमने लगता है, जैसे तूफान की तरह, जहां तूफान की आंख असल में एक सिंक की तरह कम दबाव वाला क्षेत्र है। और जब हम यही लॉजिक सदर्न हेमिस्फीयर में लगाते हैं तो हमें एक क्लॉकवाइज घुमाव देखने मिलता है। तो क्या इसका मतलब है कि सच में नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में सिंक विपरीत दिशा में ड्रेन होते हैं?
वेल, दुख की बात नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट सिर्फ तभी देखने मिलता है जब आप इक्वेटर के बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे हों। इसलिए जब तक आपके पास 5 मील चौड़ा सिंक न हो, या यदि आप सबसे उत्तम परिस्थितियां नहीं बनाते हैं, जैसा कि मेरे दोस्त डेस्टिन और डेरिक यहाँ दिखा रहे हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण पानी क्लॉकवाइज बह रहा है। चूंकि मैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में हूँ, पानी घड़ी की विपरीत दिशा में बह रहा है। ये असली है। ये प्रभाव सिंक और टॉयलेट्स के पानी की दिशाओं पर कोई प्रभाव डालने के लिए बहुत छोटा है, और अब ये अन्य कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सिंक ज्योमेट्री या ये फैक्ट कि जो पानी दिखने में स्थिर लग रहा है, लेकिन वास्तव में प्लग निकाले जाने से पहले उसमें थोड़ी सी हलचल बची थी। तो टूरिस्ट के लिए दिखाए गए डेमो का क्या? वेल, अगर आप उन वीडियोस को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वो आखिर में बाल्टी को ट्विस्ट करता है और फिर पानी उसी दिशा में घूमते रहता है। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद वो बाल्टी को इस दिशा में ट्विस्ट करता है, जिसके बाद वो उसी दिशा में ड्रेन होता है, और फिर सिंक को इक्वेटर के इस तरफ रखने के बाद पानी डालते वक्त वो बाल्टी को दूसरी तरफ ट्विस्ट करता है, जिससे पानी दूसरी तरफ बहकर ड्रेन होता है। इनफैक्ट आप इस तरीके का इस्तेमाल करके इस डेमो को अपने घर पे भी दोहरा सकते हैं और इस सिंक में पानी को दोनों तरफ घुमा सकते हैं। और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब मैंने ये सवाल पूछा, क्या ये तभी काम करेगा अगर पानी मैं डालूं? तो मुझे इसे टेस्ट करके देखने का मौका नहीं दिया गया। और तो और इस सब के ऊपर एक और बहुत ही जरूरी बात, अगर आप इस जगह के असली जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकालें तो आप पाएंगे कि ये असली इक्वेटर से एक फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा दूर है। मतलब हम वास्तव में सदर्न हेमिस्फीयर में ही थे। तो असली विज्ञान दिखाने के बजाय ये बस इनके आपसे पैसे लूटने के तरीके हैं, एक लेम से मैजिक ट्रिक के जरिए, जहां असली जादू वो सारा नया रसदार ज्ञान है जिसे मैंने वायरलेसली स्क्रीन के जरिए ट्रांसफर किया है, जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, मेरे मस्तिष्क से सीधे आपके मस्तिष्क में। नया साल आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल सही वक्त है कुछ नया सीखने का, क्योंकि कुछ नया सीखने का ये जुनून ही है जिसने मुझे YouTube वीडियोस और क्रंच लैब्स बॉक्सेस बनाने का जोश भरा है, जहां हम हर महीने आपके दरवाजे पर एक मजेदार टॉय भेजते हैं। और आप ना सिर्फ ये सीखेंगे कि एक इंजीनियर की तरह कैसे सोचें और बिल्ड करें, बल्कि उनके काम करने के पीछे का विज्ञान भी सीखेंगे। हर महीने एक नया सिद्धांत होगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल जैसे आपको ये वीडियो देखकर आनंद आया होगा, ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हम सब्जियों को छुपाने में एक्सपर्ट हैं। इससे मेरे कहने का ये मतलब है कि 87% बच्चों ने इसे 1 से 10 के बीच वाले स्केल पर 8 रेटिंग दी, और 4 में से 3 से अधिक माता पिता ने कहा कि बिल्ड बॉक्स मिलने के बाद उनके बच्चे में स्टेम और इंजीनियरिंग के प्रति एक नया जुनून पैदा हुआ। यस। और तो और हर महीने आपको मिलेगा एक प्लैटिनम टिकट जीतने का मौका, और अगर आपको वो मिले तो फिर आपको यहाँ क्रंच लैब जाकर मेरे और मेरी टीम के साथ बिल्ड करने का मौका मिलेगा। अगर आपको अपने सुपर पावर जैसे सीखने के जुनून को जगाए रखना है तो जाइए crunchlabs.com पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना बिल्ड बॉक्स सब्सक्रिप्शन लें।